Three identical spheres, each of radius r, are placed touching each other on a horizontal table as shown. ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, इनका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास है हमें। तो आप इसको ध्यान से अगर देखोगे इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सिमेट्रिकल फिगर है, अगर कभी भी आपका सिमेट्रिकल फिगर है तो उस सिमेट्रिकल फिगर इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास है वो उसके सेंटर पे होगा, यानी हर स्फीयर का, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास है उसके सेंटर पे होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई इसका एम मास यहाँ पे है, इसका एम मास यहाँ पे है, इसका एम मास यहाँ पे है। सभी कोशिश करो जरा बात। ठीक है, हर स्फीयर का जो आइडेंटिकली सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है। तो मैं हमेशा एक चीज सिखाता हूँ, हर स्टूडेंट को मैं एक चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं इसका एक एनालॉजिकल आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, आप देखो, उस डायग्राम को देख के आपको शायद तुरंत समझ में आ जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है। अब अगर मान लो इस तरीके से है, इसका रेडियस आर है ना, बात मेरी जरा ध्यान दे, इसका रेडियस आर है, तो मैंने बोला कि मेरा एक मास यहाँ पे, छोटा सा मास, पॉइंट मास मेरा यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, एक मास मेरा यहाँ रखा हुआ है और एक मास मेरा यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो मेरा फिगर बन के आएगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, राइट। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है मुझे? 2r। 2r। हाँ, इसका आर और इसका आर। ठीक है, तो 2r हो गया, है ना। आप देखो हर केस में आपको वही मिलेगा, 2r। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हो गई 2r। ठीक है, बस आपने रखा इसे 0 0, ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया 2r 0। अब ये थ्री मास सिस्टम याद करो, अगर आपने रिवाइज की होगी क्लास को, थ्री मास सिस्टम मैंने आपको बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ही। अब आपको समझ में आएगा क्यों बताया था। आपका हो जाएगा, ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, तो ये होगा 2r cos 60 एंड 2r sin 60। ठीक है, ये होगा आपका 2r cos 60 एंड 2r sin 60। बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। ठीक है, अब देखो ना, आपको स्फीयर का केस दिया हुआ था, हमने उसे पॉइंट मास वाले सिस्टम, थ्री मास सिस्टम में चेंज कर दिया। ये थ्री मास सिस्टम है। ठीक है, और ये ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो ये मेरा एनालॉजी हो गई। मैं हमेशा बोलता हूँ डायग्राम से डायग्राम कनेक्ट करोगे, एनालॉजीज को समझोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। तो अब आप यहाँ ध्यान दोगे तो आपको क्या करना होता है, पैटर्न वही फॉलो करेंगे जो सेंटर ऑफ मास में हम फॉलो कर रहे थे। क्या फॉलो कर रहे थे हम सेंटर ऑफ मास में सर? कि मास एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अगर किसी को ये 2r cos 60 2r sin 60 नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है मेरे से। ठीक है, तो ये देखो, ये 0 0 हो गया। तो तीनों का मास सेम क्यों है? दूसरा नंबर, हाँ जी, तीनों का मास सेम क्यों है? ये देखो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, आइडेंटिकल स्फीयर्स, आइडेंटिकल, एक जैसे। ठीक है, ओके सर। तो ये क्वेश्चन में ही हमको दे रखा है कि उनके मास सेम है ना। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये मास नंबर 2 को देखो तो ये क्या हो गया, ये मास नंबर 1 के लिए, ये मास नंबर 2 के लिए, ये मास नंबर 3 के लिए। तो ये बेटा हो गया आपका 2r इंटू 0। ये आपका हो गया 2r cos 60 और ये आपका हो गया 2r sin 60। cos 60 sin 60 की वैल्यू आपको पता है, cos 60 1/2 होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये r बचेगा और ये आपका √3r बचेगा ना, r √3/2। अब क्या करना होता है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, एक्स सी एम m1 x1, m1 x1, ठीक है, m इंटू 0 प्लस m2 x2, m इंटू 2r, ठीक है, प्लस m3 x3, m इंटू r, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखो कितना हुआ, ये 2mr प्लस mr, 3mr डिवाइडेड बाई 3m, ये कैंसिल होगा, बचेगा r। तो x कोऑर्डिनेट मेरा r आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालो, तो y कोऑर्डिनेट आपका कितना होगा, m1 y1, ठीक है, m2 y2, m3 y3, √3r इंटू m डिवाइडेड बाई m+m+m। तो कितना हो गया y कोऑर्डिनेट आपका √3, ठीक है, m डिवाइडेड बाई 3m। तो m से m कैंसिल हुआ, √3 कैंसिल होगा, तो ये हो गया r बाई √3।
तो मेरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, r और r/√3। या अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो r(i) प्लस r/√3j। ठीक है, ये आपका आ गया, राइट। ये मेरा सेंटर ऑफ मास निकल गया, राइट। तो देखो हमने एक स्फीयर को, हमारे पास में 3 स्फीयर अवेलेबल थे, हमने क्या किया, उनको हमने पॉइंट मास सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही फिजिक्स पढ़ी जाती है, ठीक है, हमेशा ना फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल बेटा, ये आपने शायद क्लास अटेंड नहीं करी, ज्योति आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये आपने क्लास अटेंड नहीं करी। ये हम लोग ने उस समय डिस्कस किया था कि कभी भी अगर ऐसे ट्रायंगल बन जाए, कभी भी ऐसे ट्रायंगल बने, और अगर मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं और मास सेम है, तो हमेशा सेंट्रॉइड ही मिलेगा आपको। सेंटर ऑफ मास में आपको सेंट्रॉइड मिलेगा, ये मैंने नोट भी करवाया था उस समय, ठीक है, स्पेशल। और आप अगर सेंट्रॉइड वाले कोऑर्डिनेट को याद रख लेते हो ना तीनों ट्रायंगल के, तो देखो इतना जो मैंने कैलकुलेशन किया ये भी आपको करने की जरूरत नहीं। आप सीधे उस कैलकुलेशन में साइड की जगह 2r रख देते, आपका आंसर वैसे ही आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। और जबरदस्ती आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, जबकि कंफ्यूज होने लायक इसमें कुछ है ही नहीं, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का। अब हम लोग देखो अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास में एक सर्कुलर प्लेट्स रखी हुई हैं जिसका डायमीटर जो है वो b है, ठीक है, डायमीटर जो है आपका वो b(d1) है, मास m है, और एक पैटर्न आपको दिखाया किस तरीके से रखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगेन मैंने क्या बताया, सारे प्लेट्स का जो इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास है वो अपने सेंटर पे ही होगा। मतलब एक सेंटर यहाँ, एक सेंटर यहाँ, एक सेंटर यहाँ, एक सेंटर यहाँ, एक सेंटर यहाँ। और अगर मैंने को अलग से प्लॉट कर लिया, ठीक है, अगर मैंने इनको अलग से प्लॉट कर लिया, राइट, कि भाई मेरा एक यहाँ पे सेंटर है, एक यहाँ पे सेंटर, और एक मेरा यहाँ पे सेंटर है, एक मेरा यहाँ पे सेंटर है, और एक यहाँ पे सेंटर है। सबका वेट मैंने m कर दिया, ठीक है, सारे यूनिफॉर्म है, आइडेंटिकल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मेरे को इनका कोऑर्डिनेट लिखना है खाली 0 0, ठीक है। अब रेडियस देखते जाओ ना, आपको रेडियस क्या बोल रहा है, b बोल रहा है, तो आप हर कोऑर्डिनेट डालना ही आपका चैलेंज है, ये सारा कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे सेंटर टू द डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2r 2b हो जाएगा ना, b नहीं होगा 2b होगा, ठीक है सर ना। डायमीटर तो है बी। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये डायमीटर तो b हो जाएगा, तो ये b हो गया आपका, ठीक है। अच्छा इसका अगर आप पॉइंट दें तो देखो ये b और ये b, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट b और b हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट देखोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 0,b। इस पॉइंट, हाँ ये आपका आ जाएगा 0,b। इसका देखोगे तो कितना आएगा 0,2b। 0,2b, ठीक है। तो ये आपका 0,b एंड 0,2b, खत्म ना काम मेरा। सर सबसे अब ऊपर वाले कितने का थ्री मास बाई है, टू नहीं 5। आएगा? बी प्लस b/2। क्यों क्यों b+b/2? हाँ देखो कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है आपको, मेरे को सेंटर पे मास रखा है, मैंने सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस निकालना है बेटा। तो ये सेंटर 0 0 हो गया मेरा, ठीक है, ये ओरिजिन है, राइट। अब वाई एक्सिस पे आप जा रहे हो तो यहाँ से इसके सेंटर से दूसरा सेंटर कितना डिस्टेंस हो गया, बी। इसके सेंटर से दूसरा सेंटर कितना डिस्टेंस हो गया, अगेन बी। तो ये 0,b हो गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखना है आपको। इसका कितना हो गया 0,2b हो गया ना, कोई कंफ्यूजन है इसमें। अच्छा सर ठीक है सर। तो ये 1 2
3 4 5, ऐसा हम लोग नंबरिंग करते हैं। ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से चलेंगे। 1 को देखते हैं, 1 2 3 4 5, मास सबका सेम है, आइडेंटिकल है। तो देखो 1 पे तो m, ये तो 0 0 है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना। 2 मैंने बाजू वाले को दिया है, मतलब ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये ना 1 2 3, और इसको मैंने दिया है 4 और 5, कोऑर्डिनेट लिखते चले जाओ। 2 का क्या B0, 3 का देखो क्या हो गया BB, 4 का क्या हो गया 0B, 5 का क्या हो गया 02B। अब निकालोगे, अब तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, एक्सीएम क्या होगा M1 X1, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। M1 मतलब ये है, X1 मतलब ये है, मल्टीप्लाई करते M इंटू 0 प्लस M इंटू B प्लस M इंटू B डिवाइडेड बाई सारे मास का सम हो जाता है ना, M प्लस M प्लस M प्लस M इंटू 0 प्लस M इंटू 0। ठीक है, सारे मास का आप सम कर दोगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना हो जाएगा ये देखो, 2mb बाई 5m, तो 2b बाई 5। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया मेरा, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं सर। और y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो m1 कर लो ना, ये m इंटू 0, m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस m इंटू b प्लस m इंटू b प्लस m इंटू 2b डिवाइडेड बाई सारे मास का सम 5 है, 5 मास है, तो YCM कितना आ गया देखो, MB 2MB 4MB, तो 4MB बाई 5M कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया ये 4B बाई 5। तो सेंटर ऑफ मास का आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको। x कितना मिला आपको 2B बाई 5, y कितना मिला आपको 4B बाई 5। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। इसमें आप बड़े ध्यान से इसको समझते जाओ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये जो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया ये वाला, ठीक है, ये एनालॉजी मैंने क्रिएट कर दी। ये मैंने इस केस की एनालॉजी क्रिएट कर दी। ठीक है, मैंने इसको 5 मास सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। 5 मास सिस्टम ऐसा हम अलग से नहीं पढ़ते, लेकिन अब आपको 1 मास 2 मास, मतलब 2 मास सिस्टम, 3 मास सिस्टम, 4 मास सिस्टम, ये सब पढ़ाने का पता है कि आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे कि भाई मुझे सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करना है। तो कभी भी जब मल्टीपल आइडेंटिकल फिगर्स अवेलेबल हों मेरे पास में, मल्टीपल आइडेंटिकल फिगर्स अवेलेबल हों, तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालना मेरे लिए बहुत ही इजी जॉब हो जाता है। पहली बात तो ये होता है कि सिमेट्रिकल फिगर कोई भी है, जैसे स्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, साहब उसके सेंटर पे होगा। सर्कुलर डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सर उसके सेंटर पे होगा। कोन है या ट्रायंगुलर प्लेट है, तो कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, तो मैंने आपको क्या बताया था, बॉटम से h/3 उसके सेंट्रॉइड के पास। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने पे, आप मेरे साथ साथ आपको इसके पॉइंटर नोट्स आपके बनाने पड़ेंगे, तब जाके चीजें आप। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन फर्स्ट टू यू, ऑल ऑफ यू। मेरे पास में एक सर्कुलर, ये जो आपको बाहर का बड़ा सर्कल दिख रहा है, ठीक है, ये जो बाहर का बड़ा सर्कल है, दिस इज अ सर्कुलर डिस्क। ठीक है, द बिगर सर्कल इज सर्कुलर डिस्क। ठीक है, उसमें से हमने क्या किया, ये जो स्मॉलर सर्कल दिख रहा है, इतना मास हमने काट के निकाल लिया। ये जो स्मॉलर सर्कल है, इतना मास हमने काट के निकाल लिया। ठीक है, स्मॉलर सर्कल इज सर्कुलर डिस्क विच इज स्टैम्प्ड आउट। स्टैंपिंग मतलब होता है काट के निकाल लेना, स्टैम्प्ड आउट फ्रॉम बिगर सर्कल। ठीक है, इसको हमने काट के निकाल लिया, स्टैम्प्ड आउट फ्रॉम बिगर सर्कल, राइट, ये हमने निकाल लिया काट के। तो अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास हमें बताना। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं पहले ये समझते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं,
कि अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि जो पूरा का पूरा बड़ा सर्कल है, जो पूरा बड़ा सर्कल है और में से हमने कुछ भी काट के नहीं निकाला, तब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? उसके सेंटर पे। उसके सेंटर सेंटर पे, पे। यानी कि ये 0 0 पे। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ठीक है, स्टेप नंबर 1 जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही इसको नोट करना। ठीक है, स्टेप नंबर 1, द बिगर सर्कल, या मैं डिस्क कर देता हूं, बार बार सर्कल वर्ड नहीं यूज करते। द डिस्क इज हैविंग सेंटर ऑफ मास एट 0 0 ओरिजिन। ठीक है, नाउ द स्टैम्प्ड आउट डिस्क, स्टैम्प्ड आउट डिस्क है, स्टैम्प्ड आउट मतलब छोटा डिस्क जिसको काट के हमने निकाला, ये जो काट के निकाल लिया है ना, छोटा वाला डिस्क जो हमें दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये जो हमने डिस्क यहाँ पे निकाल लिया है ये। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ठीक है, इसके सेंटर पे। इसके सेंटर पे होगा, बिल्कुल। तो अब इसका सेंटर, लेकिन इसके सेंटर को हम 0 0 नहीं बोल सकते क्योंकि ओरिजिन ही होगा, तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट? 0, r/2। एक काम करते अगर हैं इसका आप, रेडियस चूंकि r है तो। चूंकि हाँ हाँ, हम एक काम करते हैं इसके लिए कि हम बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है ना, उसे हम 2r ले लेते हैं। एक ही रीजन है 2r लेने का कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा इजी रहेगा, बाद में फ्रैक्शन में मुझे नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको 2r। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया आपका, ये r0 हो गया ना। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3, तो ये ऐड हो गया r। ठीक है, अब जो मेरा जो बच गया, ठीक है, जो सर्कल मेरा जो कटने के बाद बच गया, ठीक है, द रिमेनिंग पोर्शन, द रिमेनिंग पोर्शन assume center of mass at x0। जो मेरा बच गया उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है? x0 पे है। ठीक है, अब पहले हम क्या करते हैं कि लेट डिस्क हैविंग मास कैपिटल N, डिस्क का मास मेरा कैपिटल N अज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो कि जो हिस्सा हमने काट के निकाल दिया उसका मास कितना होगा? कैसे निकालेंगे इस चीज को हम लोग? सर ये स्फेयर है। डिस्क 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 वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार हम लोग, डिस्क। ठीक है, डिस्क का इसकी मतलब कुछ क्या होता हाइट है? भी होगी। सर्कुलर प्लेट। हाइट भूल जाते हैं, देखो कभी भी कैसे निकाला जाता है, मैं आपको फटाफट शॉर्टकट चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान रखना हमेशा। कभी भी ऐसा 2D फिगर आ जाए, इसको हम लोग 2D फिगर बोलते हैं, तो आप क्या करो हमेशा, कंप्लीट मास डिवाइडेड बाय कंप्लीट एरिया। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम लोग। देखो मैं डायरेक्ट भी नहीं करता, मैं चलो आपको यूनिटरी मेथड करके दिखाता हूँ कि लेट इस पूरे बड़े डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू 2r का स्क्वायर। ठीक है, पाई इंटू 2r के स्क्वायर का मास कितना है? m है। देयरफॉर पाई इंटू r के स्क्वायर का मास कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड लगाओ, पाई इंटू 4r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया मास? m/4। ठीक है, m/4। तो देखो क्या हो गया, मास ऑफ स्मॉल स्टैम्प्ड डिस्क, जो डिस्क हमने काट के निकाल दिया उसका मास हो गया m/4। ठीक है, देन मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क कितना हो जाएगा? 3m/4। यस, m माइनस m/4 मतलब 3m/4। ठीक है, तो मुझे ये चीजें मिल गई। ठीक है, मेरे को सबके मास पता चल गए, सबको सेंटर ऑफ मास चल गए। ठीक है, पता है कि आप एक चीज मुझे बताओ ना कि जो ये बड़ा डिस्क है, ठीक है, वो आपका, ये मैं आपसे थोड़ा सा रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ आपको, ये पोर्शन मेरा कुछ बच गया ऐसा। ठीक है, अगर इसको और इस काटे हुए पोर्शन को मैं मिला दूं तो मेरा बड़ा डिस्क बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा?
ठीक है। तो मतलब इसको मैं 1 बोलूँ तो 2 बोलूँ, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ m1, इसको मैं लिखता हूँ m2। तो m1 m2 को अगर मैंने मिला दिया तो मेरा बड़ा डिस्क बन जाएगा। तब आपके लिए मामला बिल्कुल सिंपल हो गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये ऊपर का पोर्शन रब कर रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे आप नोट कर लिया होगा, राइट, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी है बेटा यहाँ से। अब देखो, इसको मैं यहाँ पे एक डायग्राम और बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको बिल्कुल आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेना है या नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना। ये आपका कंप्लीट बड़ा डिस्क दे देगा, और बड़े डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? 0 0 पे है। तो देखो 1 2 हम लोग जैसे करते थे आप वैसे ही कर लो ना, जैसे हम 1 2 करते थे आप वैसे ही कर लो। आप लिखो मास, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो मास कितना है? 3m/4। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स लिया है आपने, जो निकालना है हमें। वाई कोऑर्डिनेट 0 है। छोटे वाले डिस्क का 2 का देखो मास कितना है? m/4, अभी तो कैलकुलेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? अभी अभी आपने लिखा r है। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है। बस, और ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं आपको? 0 0 दे रहे हैं सेंटर ऑफ मास। तो आप खाली एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, वाई से हमें मतलब नहीं, ठीक है। तो देखो वाई एक्स कोऑर्डिनेट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 3m/4 इंटू एक्स, m1 x1 प्लस m/4 इंटू आर, m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये क्या देता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। कितना है एक्स कोऑर्डिनेट? 0। ये तो है ना 0, क्योंकि ये दोनों मिलके कंप्लीट डिस्क बनाएगा, और का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? 0 पे। तो सिंपल आप यहाँ से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कितना आ जाएगा देखो, 3m/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस mr/4। m से m कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -r/3। ठीक है, तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड बॉडी। ठीक है, सॉलिड बॉडी, या इसको हम लोग इसी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूटन्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, न्यूटन्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल है? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल है, पहली बात है ना। कहाँ एप्लीकेबल है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एप्लीकेबल है। और दूसरी बात क्या होती है न्यूटन्स लॉ के साथ में? दूसरी बात क्या होती है न्यूटन्स लॉ के साथ में, कि न्यूटन्स लॉ जो है वो सॉलिड बॉडी या रिजिड बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। आप एयर में न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते, ठीक है। लिक्विड में भी कुछ केसेस में लगता है, कंप्लीट पे नहीं लगता, राइट। तो क्यों? क्योंकि यहाँ दूसरे कुछ और फोर्सेस हैं जो एक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब वैसे ही सॉलिड बॉडी का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना। सॉलिड बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसका मास तो है। अभी तक हम बार बार पॉइंट मास पॉइंट मास पॉइंट मास डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम बात करेंगे कि भाई मेरे पास मास तो है, और साथ ही साथ अब मेरे पास डायमेंशन भी है, शेप है, स्फीयर है, ठीक है, रिंग है, डिस्क है, ये शेप्स हैं, ठीक है। तो अगर मुझे कभी भी सॉलिड बॉडी का निकालना रहता है ना, तो मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, कि center of mass vector RCM will be integration of RDM divided by integration of DM। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यानी अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, तो आप करोगे x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप करोगे y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। z कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप करोगे ZDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। ठीक है, अब मैं आपको जरा सा पहले एक छोटा सा पार्ट ये समझाना चाहूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बहुत जगह यूज होगा। अब जब हम धीरे धीरे फिजिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन डेरिवेशन में पहले भी यूज हो चुका है, मोशन चैप्टर में हमने बहुत यूज किया था इंटीग्रेशन को फॉर्मूला डायरेक्ट करने के लिए, आगे भी यूज होगा ही। तो ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, आप में से कोई जानता है? सर आप बताओ। नहीं, मैं तो बताऊंगा, लेकिन आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड ऑन करना, ठीक है। अब रिजिड बॉडीज के बारे में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इसी केस को हम लोग ले लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, मैं एक छोटे से रॉड का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा रॉड है ना,
और इस रॉड का लेंथ L है, तो मैं बोलूँगा कि जो मेरा रॉड है ना, मैंने यहाँ पे छोटा सा मास एक ले लिया dm। मेरा रॉड ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मासेस से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। मेरा रॉड जो है ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मासेस से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे छोटे छोटे मासेस के सेंटर ऑफ मास को अगर हम ऐड करेंगे तो मुझे टोटल सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो हम क्या करते हैं, अपना कैलकुलेशन हम किसी एक छोटे से मास के लिए कर लेते हैं, ठीक है। हम जो करते हैं, अपना कैलकुलेशन जो करते हैं हम लोग, वो एक छोटे मास के लिए, किसी भी एक छोटे मास को आप ले लो, ठीक है, कोई भी, जैसे हमने ये ले लिया, हमने एक छोटे मास के लिए हमने कैलकुलेशन कर लिया और उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये होता है इंटीग्रेशन का वैसा फॉर्मूला क्यों आता है, ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स है, उसके पीछे पूरा कैलकुलस की मैथमेटिक्स है, उतना हमारे लिए समझना जरूरी नहीं है। जो पीसीएम के बच्चे हैं वो मैथ्स में ऑलरेडी उन चीज़ों को समझ लेंगे क्लास 12 में, ठीक है। तो फिलहाल फिजिक्स में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इंटीग्रेशन के खाली फॉर्मूले ध्यान रखना है और इसका मीनिंग समझना है। तो कभी भी जब सॉलिड बॉडी होती है ना, तो सॉलिड बॉडी में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मास एज्यूम करते हैं और उस मास का हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं और इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, इस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं, राइट। बहुत ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, मैं एक दो बॉडी का खाली आपको निकाल के दिखाऊंगा, बस उसको रट लेना, उसके सबका काम चलेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के पहले फॉर्मूले कुछ मैं बता दूं जो आपको नॉर्मली पता होने चाहिए, कि अगर x की पावर n dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। अगर आपका साइन x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस cos x। अगर आप cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा sin x। बस फिलहाल आप ये तीन फॉर्मूले याद रखो बस, ठीक है। जैसे जैसे काम पड़ेगा वैसे वैसे हम सीखेंगे, अभी इस तीन से हमारा काम हो जाएगा, ठीक सर है। ये प्लस सी तो क्या है? इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, इसका भी ध्यान मत दो, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सब आप मैथ्स में सीखोगे कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों होता है, क्यों लगता है, ठीक है, कैसे इसको हटाते हैं, राइट। इंटीग्रेशन में दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो है आपका कि अगर मान लो a to b आप किसी भी इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, f(x) dx, और इसको इंटीग्रेट करके सपोज करो आपको g of x मिलता है, ठीक है। तो हम इसमें लिमिट रखेंगे, कैसे रखते हैं लिमिट, पहले अपर लिमिट को रखते हैं माइनस लोअर लिमिट को रखते हैं, ठीक है। ये यूनिट का रूल, बस इतनी चीजें आप नोट करके रख लो, ठीक। अब आप बोलोगे सर ये f(x) dx क्या है, ठीक है। जैसे f(x) का मतलब हो गया sin x, sin x को इंटीग्रेट किया तो मेरे को क्या मिला, cos मिल गया, राइट। तो वो फंक्शन बदल गया, चीज बदल गई, इसलिए उसको मैंने g लिख दिया, gx लिख दिया। अब क्या करेंगे, लिमिट कैसे करेंगे, a से b तक हम लेंगे, ठीक है। ये लिमिट किसकी है, ये x की लिमिट है, क्योंकि लिमिट भी अभी क्या होगा इसमें, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे लिमिट भी हम लोग पुट करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो किसकी लिमिट होती है, ये लिमिट होती है x की, जिस चीज को आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसकी लिमिट, ठीक है। तो उसकी लिमिट हम डिसाइड करते हैं कहाँ से कहाँ जाएगा, वो हमको सोचना पड़ता है, वो जब सॉल्व करेंगे अभी तो धीरे धीरे समझ में आए। तो पहले तो आप ये सेंटर ऑफ मास के ये फॉर्मूले याद कर लो, ये सॉलिड बॉडी के लिए होती है, ठीक है। ये सॉलिड बॉडी के लिए r वाला जो लिखा हुआ है ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। बाकी मैंने इसका अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख दिया है x y z करके, ठीक है, क्लियर है। सर ये हमें फॉर्मूले से याद कर लेने हैं? नहीं, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। हाँ, ये फॉर्मूले तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसको क्योंकि यूज करेंगे हम लोग, जब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम इसको यूज। आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ फाइंड सेंटर ऑफ मास of a rod of length L and mass M, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, कि ये जो है आपका तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। हमने क्या किया, आप एक रॉड ड्रॉ कर लो। अच्छा, आप कॉमन सेंस से बताओ इसका सेंटर ऑफ मास, जैसे मैंने ये रॉड ड्रॉ किया, ठीक है। पहला काम क्या होता है, हमें ओरिजिन डिफाइन करना। तो मैंने बोला ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये 0 0 है, इसका जो लेंथ मैं ऊपर बना देता हूँ, इसका लेंथ L है और इसका मास M है। अब बताओ सेंटर ऑफ मास कॉमन सेंस से इसका कहाँ पे होगा,
L B2 by 2,0 L बाई 2 पे होगा, है ना। लेकिन ये हमें प्रूफ करना है कि L बाई 2 पे ही होगा। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। कैसे, x डिस्टेंस पे हमने एक dx एलिमेंट लिया। क्या लिया हमने, dx एलिमेंट लिया, ठीक है। अब आप देखो कि अगर मेरा ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, आप समझो ये मेरा 0 0 ओरिजिन है, तो इस dm का सेंटर ऑफ मास, इस dm का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, अपने ऊपर ही होगा ना, अपनी जगह पे ही होगा। सिंगल मास का सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे होगा। तो सबनेट क्या हो गया, x0 हो गया इसका सेंटर ऑफ मास का। तो आपको फॉर्मूला क्या बोलता है कि x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है, इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। तो पहले मुझे dm की वैल्यू निकालनी है। dm क्या है, dm इज द मास ऑफ स्मॉल शेडेड स्ट्रिप, जो हमने अज्यूम करी। dm इज द मास ऑफ स्मॉल शेडेड स्ट्रिप। तो कैसे निकालेंगे मास, मैं अभी आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था, कभी भी आए तो टोटल मास ये 1D है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ही एक्सिस में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू कौन सा लेंथ, जिसका मास निकालना है, जिसका मास निकालना है dm, उसका लेंथ कितना है, dx के बराबर है। तो ये आ गया मेरा m बाई एल इंटू डी एक्स, ये मेरा dm हो गया। पुट कर दो ना इसको। अब देखो क्या हो गया, x बार इज इक्वल टू x dm, x तो x ही रहेगा ना, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x ही था, इंटू dm मतलब m बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई dm। अरे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मास को अगर इंटीग्रेट करके निकालोगे तो क्या मिलेगा, टोटल मास ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे आप बिना इंटीग्रेट किए टोटल m भी रख सकते हो। अब देखो ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है इसमें मुझे लिमिट रखनी है। किसकी लिमिट रखनी है, x की लिमिट रखनी है। x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के l तक, ठीक है। तो मैंने लिमिट क्या रखी, 0 से l। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो m बाई एल, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइडेड बाई m, 0 से l, ये m से m कैंसिल हो गया, तो 1 बाई l। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, 0 से l, इसको पुट करो, x स्क्वायर बाई 2 है ये। तो 1 बाई l, l लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, l स्क्वायर बाई 2, l से l कैंसिल होगा, कितना आएगा, l बाई 2। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, हाफ ऑफ द लेंथ पे होगा। ये अलग बात है कि आपको पहले ही सॉल्व करने के पहले ही कॉमन सेंस ये समझ में आ गया था कि वो सेंटर पे ही होना चाहिए, लेकिन ये हमने प्रूफ करके दिखाया। तो जैसे आप पूछोगे कि अगर भाई हमें इंटीग्रेशन वाला मेथड कहाँ यूज करना है, बिल्कुल क्लियर कट, हमने टॉपिक की शुरुआत यहीं से करी है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड बॉडीज, रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडीज पे आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। डीएम का मतलब है बेटा आपका वेरी स्मॉल मास, ठीक है। डीएम का मतलब है वेरी स्मॉल मास। मास किसका, इस स्ट्रिप का, जो हमने dx x डिस्टेंस पे जो छोटा सा रॉड अज्यूम किया है dx, उसका मास dm, ठीक है। तो ये चीज है आपका सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका।